तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड बनते हैं इनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जेपीएससी के सिलेबस में राष्ट्रीय आय की प्रारंभिक अवधारणा और इसके गणना की विधियाँ, जिसके अंतर्गत जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी, एनडीपी, स्थिर और वर्तमान मूल्यों पर साधन लागत में इत्यादि, इतना सिलेबस दिया हुआ है। इस सिलेबस को हम लोग कैसे तोड़ते हैं कीवर्ड में, उसको देखिए। सबसे पहले हम लोगों को सकल और शुद्ध में अंतर जानना होता है कि सकल से अगर शुद्ध में जाना है आपको तो डेप्रिसिएशन को मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय और घरेलू में अंतर। तो राष्ट्रीय और घरेलू में अंतर हम लोग जानते हैं कि अगर आपको राष्ट्रीय से घरेलू में जाना है तो आपको NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको घटाना होगा। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट इसी में जानते हैं NIT क्या है, और NIT यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। और NIT क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष कर में अगर हम लोग सब्सिडी को घटा देते हैं तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपका निकल के आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका जो है वो उत्पाद कर भी एक आपका कर दो तरह का होता है, सब्सिडी भी दो तरह का होता है। तो कर दो तरह का है, एक आपका उत्पाद कर यानी कि प्रोडक्ट टैक्स और एक आपका उत्पादन कर यानी कि प्रोडक्शन टैक्स होता है। इसके अलावा देखिए सब्सिडी क्या होता है यानी कि सहायकी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो सब्सिडी भी होता है वो भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका उत्पाद सब्सिडी यानी कि प्रोडक्ट सब्सिडी, और एक होता है आपका उत्पादन सब्सिडी यानी कि प्रोडक्शन सब्सिडी। तो इन दोनों में क्या अंतर है बेसिक, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला सकल और शुद्ध में अंतर, दूसरा राष्ट्रीय और घरेलू में अंतर, तीसरा है वो आपका NIT क्या है और NIT के कितने प्रकार होते हैं। NIT के प्रकार नहीं मतलब NIT क्या है, और कर के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका उत्पाद कर, एक होता है आपका उत्पादन कर। उसी तरह जो है सब्सिडी यानी कि सहायकी, ये भी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और सहायकी का भी दो प्रकार होता है, एक आपका उत्पाद सब्सिडी और एक आपका उत्पादन सब्सिडी यानी कि सहायकी, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग जो है वो 5वां नंबर पॉइंट जानेंगे कि सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मूल्यों के बारे में, कि सरकार जो है वो अलग अलग तरह के मूल्यों का प्रयोग करता है। जैसे कि पहला है आपका साधन मूल्य, जिसको हम लोग उत्पादन लागत भी कहते हैं। पहला है आपका साधन मूल्य, जिसको हम लोग उत्पादन लागत कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में ही फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं बेसिक प्राइस, है ना, और बेसिक प्राइस पे ही आपका जो है GVA कैलकुलेट होता है। तो पहला हो जाएगा आपका ये उत्पादन लागत, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट या फिर साधन लागत या फिर साधन मूल्य। दूसरा हो जाएगा आपका बेसिक प्राइस, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस, ठीक है ना। मार्केट प्राइस हम लोग जानते हैं, ठीक है। और मार्केट जो है वो मार्केट कॉस्ट नहीं मतलब मार्केट प्राइस को जो है वो हम लोग फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे चेंज किया जाता है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो संबंध के आधार पे हम लोग जानते हैं। तो सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो मूल्य है, जैसे कि फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं यानी कि साधन आय कहते हैं या साधन लागत कहते हैं। एक होता है आपका सेलर कॉस्ट, जिसको हम लोग बेसिक कॉस्ट कहते हैं। एक होता है आपका बायर कॉस्ट, जिसको हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। बायर कॉस्ट यानी कि मार्केट प्राइस पे ही बायर जो है वो खरीदता है, बेसिक प्राइस पे ही जो है सेलर वो किसी भी सामान को बेचता है, और फैक्टर कॉस्ट जो कि उसको उत्पादन करने में लगा। 3 गो हो गया। आगे देखिए हम लोग को एक कॉन्सेप्ट जानना होगा कि फैक्टर कॉस्ट को हम लोग डायरेक्ट चेंज कैसे करते हैं मार्केट प्राइस में, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है मार्केट प्राइस में कैसे चेंज किया जाता है। अगर हम लोग साधन लागत या साधन मूल्य में जो है इनडायरेक्ट टैक्स को मतलब कि जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे यानी कि NIT को, तो अगर हम लोग साधन लागत में NIT को यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे तो आपका बाजार मूल्य निकल के आ जाएगा। और जो आपका NIT है उसका मतलब क्या होता है कि NIT का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर में सब्सिडी को घटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को घटा देंगे तो आपका NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आता है। और साधन लागत में यानी कि फैक्टर कॉस्ट में ही अगर आप NIT को जोड़ देंगे तो आपका मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट हम लोग जाने थे। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं 6वां नंबर पॉइंट, वो है आपका मूल्य के प्रकार। तो बहुत तरह के मूल्य होते हैं। मूल्यों के प्रकार में देखते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है जिसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसके अलावा आपका सेलर कॉस्ट क्या है, जो कि आपका प्रोड्यूसर करने में जो प्रोड्यूसर इसको बेचता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्राइस। इसके बाद होता है आपका बायर कॉस्ट क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस, और इसी पे ही कोई व्यक्ति खरीदता है सामान को। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। इसके बाद 7वां नंबर टॉपिक इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि आपका आधार क्या है यानी कि आधार वर्ष का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आधार हम लोग क्या है यानी कि बेस ईयर क्या है, अभी देखिए 2026 में आधार ईयर जो है बेस ईयर जो है उसको चेंज करने की बात की जा रही है ना। अभी हम लोग आधार वर्ष कितना 2011-12 है, अभी जो है वो 25-26 करने की बात हो रही है। अगर ये चेंज होता है तो यहाँ पे आप इसको
जो है वो अपडेट कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आधार वर्ष क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आधार वर्ष और आधार वर्ष का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है। आधार वर्ष के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। आधार वर्ष का जो है हम लोग जानते हैं कि इसका जो निर्धारण है वो आपका CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा किया जाता है। ये सभी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। और अभी हम लोग जानते हैं हम लोग का आधार वर्ष कितना है, 2011-12 चल रहा है, ठीक है ना। ये भी हम लोग जानते हैं। इसके बाद देखिएगा तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि नियत मूल्य यानी कि जो आपका कांस्टेंट प्राइस क्या होता है और नियत मूल्य के प्रकार दिखते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस क्या है, नियत मूल्य क्या है, उसके बारे में देखते हैं। और नियत मूल्य भी आपका 3 तरह का होगा। एक हो जाएगा आपका नियत यानी कि कांस्टेंट फैक्टर कॉस्ट, एक होगा आपका कांस्टेंट बेसिक प्राइस और एक होगा आपका कांस्टेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि चालू मूल्य क्या है। पहले नियत मूल्य देखें, अब हम लोग देखेंगे चालू मूल्य के बारे में कि चालू मूल्य क्या है। और चालू मूल्य यानी कि करेंट प्राइस के कितने प्रकार हैं। तो जैसे नियत मूल्य के भी 3 प्रकार थे, उसी तरह चालू मूल्य के भी 3 प्रकार होंगे। एक आपका चालू फैक्टर कॉस्ट यानी कि करेंट फैक्टर कॉस्ट, एक आपका करेंट बेसिक प्राइस और एक आपका करेंट मार्केट प्राइस। ये तीनों के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो 10वां नंबर टॉपिक देखते हैं कि आपका अर्थशास्त्र में जो है वो घरेलू सीमा में, घरेलू या फिर भौगोलिक आर्थिक सीमा की संकल्पना। तो जो आपका अर्थशास्त्र है, जो आपका इकोनॉमी है, तो इस इकोनॉमी में घरेलू सीमा या फिर भौगोलिक आर्थिक सीमा की संकल्पना क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक ना। इसको कैसे हम लोग निवासी, नागरिक क्या है, निवासी कहने का अर्थ आपका रेसिडेंस और नागरिक कहने का अर्थ आपका जो है सिटीजनशिप। नागरिक का अधिकार कौन देता है, दर्जा कौन देता है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भी मिलता है इसको, जिसमें अभी आपको चेंजेस भी कुछ कुछ देखने को मिलेगा। निवासी यानी कि रेसिडेंस का दर्जा कौन देता है, तो हम लोग जानते हैं कि नेशनल इनकम अकाउंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ये देता है। ये भी हम लोग जानते हैं कि निवासी, अगर कोई भी व्यक्ति आपके देश में 1 साल से ज़्यादा रहता है तो वो आपके निवासी होगा और उसके द्वारा उत्पादित किया गया जो है गुड्स एंड सर्विसेज वो आपका GDP में काउंट होगा। लेकिन नागरिक अलग होता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। ये जो है आपका कंसेप्चुअल है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो है वो 11 नंबर टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है आपका कि उत्पादन क्या है एवं उत्पादन प्रक्रिया के कारक की बात करते हैं। तो उत्पादन क्या है, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उत्पादन क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जब इनपुट का जब है वो परिवर्तित हो जाता है आपका आउटपुट में, तो वही आपका उत्पादन कहलाता है ना। और हम लोग सामान्यतः GDP में जो है वो आपका आउटपुट से इसका संबंध होता है कि जो फाइनल गुड्स क्या है उसी को हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है उत्पादन प्रक्रिया के 2 ठो कारक होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। एक है आपका क्या, तो एक है आपका प्राथमिक कारक और एक है आपका द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक के अंतर्गत हम लोग भूमि, श्रम, पूंजी इन सभी को शामिल करते हैं, ठीक है ना। भूमि को मतलब ये सॉरी भूमि को हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जब हम लोग इसमें देखते हैं उत्पादन का प्राथमिक कारण, तो हम लोग उसमें भूमि, श्रम, पूंजी इन सभी को शामिल करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है वो हम लोग, अगर हम लोग प्राथमिक कारण देखें तो वहाँ पे हम लोग प्राथमिक कारण में भूमि को शामिल करते हैं यानी कि लैंड को। प्राथमिक कारण में हम लोग श्रम को भी शामिल करते हैं। श्रम को भी हम लोग क्या कहते हैं, श्रम कहने का अर्थ है कि एबिलिटी टू डू, कुछ करने की क्षमता, यही आपका श्रम कहलाता है। श्रम वर्सेस श्रमिक, ये भी आपको पता होना चाहिए। सोना यानी कि स्लिप, वो आपका श्रम नहीं है। गड्ढा किए बाद में उसको भर दिए, वो आपका कोई श्रम नहीं है। तो श्रम क्या होता है, एबिलिटी टू डू यानी कि कुछ करने की क्षमता, इसको श्रम कहा जाता है। इसके बारे में पता होना चाहिए। श्रम को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका वाइट कॉलर जॉब है, एक आपका ब्लू कॉलर जॉब है। ये किसको कहते हैं किसको नहीं कहते, इसका एग्जांपल भी हम लोग देकर समझेंगे, ठीक है ना। तो भूमि, श्रम, जिसके अंतर्गत हम लोग वाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब जानते हैं। एबिलिटी टू डू हम लोग इसको बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं ये श्रम यानी कि ये लेबर। एबिलिटी टू डू, कुछ करने की क्षमता, यही आपका श्रम है। इसके बाद हम लोग जो है इसी में हम लोग पूंजी के बारे में पढ़ते हैं। पूंजी को भी जो है हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक आपका फिक्स यानी कि स्थिर पूंजी और एक आपका वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी। इन दोनों में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया के द्वितीयक कारक, प्राथमिक कारक तो ये हो गया भूमि, श्रम, पूंजी और पूंजी हो गया, भूमि, श्रम, पूंजी हो गया। और द्वितीयक कारक जो है वो आपका जिसमें एनर्जी को शामिल करते हैं यानी कि ऊर्जा को, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक को, रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ को, इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमी को इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ तक तो हम लोग इसका बेसिक बात है। यहाँ तक आपको कम से कम राष्ट्रीय आय अगर कभी भी टॉपिक आए तो ये कम से कम 8 से 10 टॉप पॉइंट आपको बेसिक चीज़ एकदम पता होना चाहिए। इससे आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये जितना भी 10 पॉइंट बताए हैं ना, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ से 12 नंबर टॉपिक से, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए, राष्ट्रीय आय एवं उसके घटक की बात करेंगे तो
हम सभी को पता है कि आर्थिक समृद्धि का मापन जो है वो राष्ट्रीय आय या फिर उसके घटकों के द्वारा किया जाता है। और उत्पादन प्रक्रिया के अनुसार हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के चारों घटक है। पहला है आपका क्या, तो पहला है आपका है जीएनपी, जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर आपका है एनएनपी, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। फिर है आपका जीडीपी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ग्रॉस जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर आपका एनडीपी, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद एक डायग्राम बनाना होगा आपको कि आपस में इन लोग में कैसे संबंध है। जैसे कि ऊपर में लिख दीजिएगा आप जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस, फिर यहाँ लिखिएगा जीएनपी ऑन, फिर यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, फिर यहाँ पे लिखिएगा आप एनएनपी, ठीक है, एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। फिर यहाँ पे लिखिएगा आप ये क्या बोलते हैं, एनएनपी ऑन, यहाँ पर मार्केट प्राइस में लिख दीजिए, यहाँ मार्केट प्राइस, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट। फिर यहाँ पे लिखिएगा जीडीपी, ठीक है, जीडीपी यहाँ पे लिखिएगा मार्केट प्राइस पे, फिर यहाँ पे लिखिएगा जीडीपी, यहाँ लिखिएगा फैक्टर कॉस्ट में, फिर यहाँ लिखिएगा एनडीपी, यहाँ मार्केट प्राइस में, फिर यहाँ लिखिएगा एनडीपी, फिर यहाँ लिखिएगा फैक्टर कॉस्ट। तो दो दो बार करके लिखना है। अगर जीएनपी लिखे तो जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। फिर लिखे एनएनपी मार्केट प्राइस तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। फिर लिखे जीडीपी मार्केट प्राइस तो लिखेंगे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। फिर लिखेंगे ये एनडीपी मार्केट प्राइस तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ऐसे करके 6 को लिखना है। और आपस में इन लोगों में क्या क्या संबंध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको उठाते हैं और एक एक करके इसको हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है राष्ट्रीय आय के चारों घटक के बारे में जान लिए हैं, और 4 घटक में आपस में क्या क्या संबंध है उन सभी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब एक एक करके सभी घटकों को हम लोग उठाएंगे और पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला जो घटक है वो हम लोग देखते हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी क्या होता है और जीएनपी का गणना कैसे करते हैं। तो जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। और इसका जो संबंध है कि हु प्रोड्यूस, यानी कि कौन उत्पादन कर रहा है, वेयर प्रोड्यूस, यानी कि कहाँ उत्पादन होगा, वाट प्रोड्यूस, यानी कि क्या उत्पादन हो रहा है, व्हेन प्रोड्यूस, यानी कि कब उत्पादित होगा। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। फिर जीएनपी क्या होता है, जीएनपी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है वो जीएनपी गणना जो है हम लोग 2 प्रकार से करते हैं, एक आपका लागत मूल्य पर जीएनपी और एक आपका बाजार मूल्य पर जीएनपी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लागत मूल्य पर जीएनपी की गणना, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे जीएनपी की गणना। फिर हम लोग पढ़ेंगे मार्केट प्राइस पे जीएनपी गणना, यानी कि बाजार मूल्य पर जीएनपी की गणना। ये हम लोग देख लेंगे। और इसी में ही हम लोग एक जो है वो फ्लो चार्ट बनाएंगे। इधर आपका फर्म रख देंगे, फर्म को उत्पादक मान लेंगे, और इधर आपका परिवार या फिर हाउस होल्ड मान लेंगे। उसके बाद इन लोग में संबंध देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका ये जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज इसको दे रहा है, ये बदले में इसको उपभोग कर रहा है, इसको इनकम मिल रहा है, ये सब हम लोग जानेंगे। इसका जो फैक्टर पेमेंट, इसका फैक्टर पेमेंट है तो इसका फैक्टर इनकम है। तो इन सभी के संबंधों को भी हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो जीएनपी में ही तो जीएनपी क्या है, और जीएनपी का गणना जो है 2 तरह से करते हैं हम लोग। किसमें तो एक आपका मार्केट प्राइस पर और एक हम लोग फैक्टर कॉस्ट में जीएनपी को मापते हैं। जीएनपी के बाद आता है आपका नेक्स्ट, वो है आपका एनएनपी। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे एनएनपी क्या है, किसके बारे में, तो एनएनपी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और एनएनपी का जो गणना है वो केवल एक ही रूप में किया जाता है। और इसके लिए एक ट्रिक है, आपको ट्रिक नहीं मतलब ये जानना होगा कि ये देख लीजिए आप, ऐसा जीएनपी है, जीएनपी यहाँ पे आपका मार्केट प्राइस पे था, उसके बाद यहाँ से जीएनपी से ये भी जीएनपी है और ये आपका फैक्टर कॉस्ट है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आपको यहाँ पे एनआईटी को, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना होगा। तब हम लोग जो है जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस से जीएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट में चले जाएंगे, ठीक है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं। फिर हम लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर आप ऐसे देखिएगा कि अगर जीएनपी और मार्केट प्राइस, अगर इसमें आप जो है मतलब कि एनआईटी को घटा देंगे और आपका डिप्रिसिएशन को मतलब कि घटा देंगे, इसको भी डिप्रिसिएशन को भी और एनआईटी को भी, तो जो है आपका एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट निकल के आता है। एनएनपी, अच्छा वो छोड़ दीजिए, उतना याद मत रखिए, सिंपल से याद रखिएगा। पहला कि याद रखिएगा कि जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस और जीएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस से अगर हमको जाना है फैक्टर कॉस्ट में तो आपको एनआईटी को घटाना होगा, सिंपल सी बात है। फिर हम देखिए एनएनपी, यहाँ पे मार्केट प्राइस, फिर एनएनपी, ये है आपका फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी मार्केट प्राइस से जो है, मार्केट प्राइस से आपको अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो यहाँ पे भी आपको एनआईटी से घटाना पड़ेगा, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना होगा। तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आपको एनआईटी को घटाना होगा। आगे देखिए 2014 से पहले एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस पे ही इसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते थे, लेकिन अब हम लोग 2014 के बाद एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट पे ही हम लोग अब राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो 2014 से पहले राष्ट्रीय आय क्या था, तो एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस। उसके बाद जो है ये 2014 के बाद क्या हो गया, एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, ये हो गया आपका राष्ट्रीय आय, ठीक है ना।
तो इसका वाला भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर हम लोग जो है लागत मूल्य पर एनएनपी, यानी कि एनएनपी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और एनएनपी के बारे में कुछ थोड़ा सा जानने के बाद जो है, और हम लोग केवल ये जानते हैं कि लागत मूल्य पर ही एनएनपी यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे ही निकालना होगा। इसका जो है वो किसी बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना, केवल इसका जो है मार्केट प्राइस के बारे में नहीं जानना है। एनएनपी केवल और आपका लागत मूल्य पर एनएनपी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लागत मूल्य पर एनएनपी के बारे में पढ़ते हैं, फिर जो है ये आपका एनएनपी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका 15 नंबर आता है नेक्स्ट। 15 नंबर टॉपिक वो है आपका जीडीपी क्या होता है, और जीडीपी क्या होता है और जीडीपी का गणना कैसे हम लोग करते हैं वो देख लीजिए। जैसे जीएनपी का गणना दो प्रकार से किए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी का गणना एक तरह से किए, केवल फैक्टर कॉस्ट। उसी तरह जीडीपी का भी गणना जो है वो भी हम लोग दो तरह से करते हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे जीडीपी क्या है, जीडीपी के बारे में पूरा जानेंगे। उसके बाद फिर जीडीपी का गणना जो है वो हम लोग दो कीमतों पे करते हैं, यानी कि दो कीमत पे करते हैं। एक कीमत क्या है, तो एक आपका है कांस्टेंट जो है वो मार्केट प्राइस, तो एक मार्केट प्राइस पे करते हैं जो कि आपका कांस्टेंट होता है, और दूसरा करते हैं हम लोग चालू मार्केट प्राइस पे, यानी कि जो है चालू बाजार पे जो है चालू बाजार मूल्य पर। एक करते हैं नियत बाजार मूल्य पर, यानी कि कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे, और एक करते हैं हम लोग चालू बाजार मूल्य पर, यानी कि करेंट मार्केट प्राइस पे। जीडीपी को मापते हैं, इन दोनों को माध्यम से मापते हैं, और इसको डिटेल से इसके बारे में हम लोग समझते हैं, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जीएनपी को दो भागों में दो प्रकार से गणना किया जाता है, एक आपका मार्केट प्राइस, एक आपका फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी फिर एनएनपी को आपको केवल फैक्टर कॉस्ट पे ही मापते हैं। उसके बाद जो आपका जीडीपी होता है उसको हम लोग केवल मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, बेसिक प्राइस फैक्टर कॉस्ट पे नहीं। जीडीपी आपका मार्केट प्राइस पे निकलता है, लेकिन दो तरह से, एक आपका कांस्टेंट, एक था आपका करंट। ये दोनों के बारे में आपको जानना होगा। इसके बाद 16 नंबर टॉपिक देखते हैं हम लोग, वो है आपका वस्तुओं के प्रकार। कि वस्तुओं के प्रकार क्या है, तो वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका अंतिम वस्तुएं और एक आपका मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तु को जो है जीडीपी में काउंट नहीं करते, क्योंकि इससे डबल अकाउंटिंग का समस्या उत्पन्न होता है। फिर जो आपका अंतिम वस्तु है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका उपभोक्ता वस्तु और एक है आपका पूंजीगत वस्तु। कौन है, तो उपभोक्ता वस्तु और एक है आपका पूंजीगत वस्तु। फिर उपभोक्ता वस्तु को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका टिकाऊ वस्तुएं यानी कि ब्रांडेड गुड्स, और एक आपका सामान्य वस्तुएं यानी कि नॉर्मल गुड्स। ये सभी हम लोगों को बारे में पढ़ना होता है। तो वस्तु को दो भागों में, एक है आपका अंतिम और एक अंतिम गुड्स, एक आपका मध्यवर्ती गुड्स। मध्यवर्ती को नो शामिल। अंतिम गुड्स को दो भागों में, एक आपका उपभोक्ता गुड्स, एक आपका पूंजीगत गुड्स। उसके बाद उपभोक्ता गुड्स को भी दो भागों में, टिकाऊ वस्तुएं और एक आपका सामान्य वस्तुएं। इन दोनों भागों में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो आपका 16 नंबर टॉपिक पढ़ते हैं, 17 नंबर टॉपिक पढ़ते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़ते हैं कि जीडीपी और जीएनपी में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, यानी कि दोनों में क्या क्या संबंध है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जीडीपी और जीएनपी में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, यानी कि दोनों में क्या क्या अंतर है। तो पहले तो जीडीपी और जीएनपी में जो है समानताएँ देखेंगे, फिर जीडीपी और जीएनपी में जो है विभिन्नताएँ, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहीं पर अभी कि आपका बाजार मूल्य पर जो जीडीपी है इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो जो आपका बाजार मूल्य पर जो जीडीपी है इसको दो भागों में बांटते हैं। एक हम मतलब समझो कि जीडीपी को दो मतलब कि मापते हैं हम लोग केवल मार्केट प्राइस पे, बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में नहीं, मार्केट प्राइस पे मापते हैं। लेकिन मार्केट प्राइस में भी इसको दो भागों में बांट के मतलब दो तरह से इसको मापते हैं। एक है आपका जो है कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी मापते हैं, एक आपका करेंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी इसको मापते हैं। यहाँ तक हम लोग जानते हैं, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप इसी में एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि आपका जो है जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कि जीडीपी अपस्फीति क्या होता है, इस वाले पॉइंट को भी हम लोग जानते हैं, ठीक ना। यानी कि ऊपर में लिख देंगे आपका, देखिए जीडीपी अपस्फीति यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो नॉमिनल जीडीपी बट्टे में रियल जीडीपी, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है वो भी हम लोग पीछे जान ही लेंगे, और रियल जीडीपी भी क्या होता है वो भी हम लोग जान ही लेते हैं, ठीक ना। आगे देख लीजिए, और जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो भी आपका मुद्रास्फीति को मापने का ही तरीका है, जैसे सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, ये सब है ना। तो इसी तरह एक आपका जीडीपी डिफ्लेटर भी है, मुद्रास्फीति को मापने का है, लेकिन जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। तो बाजार मूल्य पर जीडीपी को हम लोग दो भागों में बांटकर इसको कैलकुलेट करते हैं। एक आपका कांस्टेंट मतलब कि नियत मार्केट प्राइस पे जीडीपी, और एक आपका चालू जो है मतलब कि मार्केट प्राइस पे जीडीपी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो 18 नंबर टॉपिक तक देख लिए हैं। एक पॉइंट और भी जान लीजिएगा, जो अगर मूल्य की बात करें तो मूल्य भी आपका 6 तरह का होगा। 3 ठो मूल्य होगा आपका कांस्टेंट का, 3 गो मूल्य होगा आपका चालू का। तो 6 गो मूल्य यहाँ पे बताए गए थे ना ऊपर में भैया, तो मतलब ये 3 गो ये तो नियत फैक्टर कॉस्ट, नियत बेसिक प्राइस, नियत मार्केट प्राइस, फिर आपका ये करेंट मार्केट प्राइस, करेंट फैक्टर कॉस्ट, करेंट आपका बेसिक प्राइस। तो ये 3 3 6 गो हो गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक ना।
और हम लोग देखे थे सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 3 तरह का मूल्य, एक आपका फैक्टर कॉस्ट, एक आपका बेसिक प्राइस, एक आपका मार्केट प्राइस। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, मतलब समझ चुके हैं। और इसके बारे में केवल हम लोग अभी यहाँ पे कीवर्ड को जान रहे हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे ही, है ना। आगे देख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर टॉपिक, जो है आपका राष्ट्रीय आय का मापन। तो राष्ट्रीय आय का मापन हम लोग इसके बाद देखते हैं। और राष्ट्रीय आय का जो मापन है वो भी हम लोग कितने तरह से करते हैं, तो वो हम लोग जो है वो 3 तरह से करते हैं राष्ट्रीय आय का मापन। तो वो भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका आय के चक्रीय प्रभाव का 3 चरण देना होगा आपको, चक्रीय प्रभाव का। पहला दे देंगे यहाँ पे कैसे कैसे इसको बनाते हुए देख लीजिए। यहाँ पे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, यहाँ पे वस्तु और सेवाओं का वितरण हो रहा है, और यहाँ पे वस्तु और सेवाओं का उपभोग हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे उत्पादन में मापे तो हम लोग इसको बोलेंगे उत्पादन विधि, वितरण में मापे तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, तो आय विधि। अगर हम लोग यहाँ पे मापे सेवाओं को उपभोग में मापे तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे व्यय विधि। और ये हो गया आपका आय के चक्रीय प्रभाव वाला, ये कॉन्सेप्ट बन जाता है हल्का सा, ठीक है ना। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय का मापन कैसे से किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय आय का मापन जो 3 तरह से किया जाता है, एक आपका आय विधि, एक आपका उत्पादन विधि और एक आपका व्यय विधि। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो उत्पादन विधि के बारे में पढ़ेंगे। क्या, किसके बारे में, तो उत्पादन विधि के बारे में। राष्ट्रीय आय का मापन जो है वो 3 तरह से किया जाएगा, उत्पादन विधि, आय विधि और आपका व्यय विधि, इन तीनों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पादन विधि। उत्पादन विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उत्पादन विधि क्या होता है इसके बारे में हम लोग डेफिनेशन जान लेंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका उत्पादन विधि है, तो उत्पादन विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो 2 प्रकार से की जाती है। एक है आपका अंतिम उत्पाद विधि और एक है आपका मूल्य वर्धित विधि, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो अंतिम उत्पाद विधि और दूसरा है आपका मूल्य वर्धित विधि, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए आपका राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। अंतिम उत्पाद विधि क्या होता है ये आपको बताना होगा, और इसका एक बनाइएगा आप, इसी में एक इसका एग्जांपल दीजिएगा जिसमें हम लोग उत्पादक, फर्म, वैल्यू ऑफ आउटपुट मूल्य, मध्यवर्ती जो है वस्तु उसका उपयोग, सॉरी इसको हटाइए, ये समझ लीजिए कि जो आपका अंतिम उत्पाद विधि है और दूसरा है आपका वो है मूल्यवर्धित विधि। तो अंतिम उत्पाद विधि का अगर कोई एग्जांपल होगा तो उस एग्जांपल को आप देने का प्रयास कीजिएगा, और एग्जांपल तो देना यहाँ पे मस्ट है। इसके बाद मूल्यवर्धित विधि का भी एक एग्जांपल दीजिएगा। ये सब एग्जांपल आप डेली यूज करते रहिए, ये सबसे फैमिलियर हो जाइएगा, तो आपके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है ना। फिर आपका जो मूल्यवर्धित विधि यानी कि वैल्यू एडेड मेथड है, इसके बारे में भी एग्जाम्पल जो है नोट्स में हम लोग पढ़े थे, उस वहाँ से इसको कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो उत्पादन विधि के अंतर्गत हम लोग 2 तरह से राष्ट्रीय आय को मापते हैं, एक आपका अंतिम उत्पादन विधि और एक आपका मूल्यवर्धित विधि। तो इस तरह से आपका जो ये कंप्लीट हो जाएगा। मूल्यवर्धित विधि का भी एग्जांपल दे दीजिएगा आप 1-2 को, तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसके बारे में फिर डिटेल से आप एक एक करके बदला दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, उत्पादन विधि के बाद आपका सेकेंड आता है वो है आपका आय विधि। तो उत्पादन विधि पहला था, सेकेंड आता है आपका आय विधि, जिसको हम लोग वितरण विधि और इसी को हम लोग साधन व्यय भी कहते हैं। तो आय विधि के बारे में हम लोग जानते हैं कि आय विधि को हम लोग वितरण विधि, साधन आय, ये विधि भी हम लोग कहते हैं। और इस विधि के द्वारा जो है आपका राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है, आय विधि के द्वारा भी, ठीक ना। और हम लोग ये भी जानते हैं इसके अलावा कि जो साधन आय को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। अगर हम लोग देखें साधन आय के बारे में, कि जो आपका फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर साधन आय यानी कि फैक्टर इनकम, और साधन व्यय यानी कि फैक्टर पेमेंट। तो फर्म का फैक्टर पेमेंट वही किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का, हाउस होल्ड का फैक्टर इनकम हो जाएगा। ये वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग पढ़े उत्पादन विधि, जिसके अंतर्गत अंतिम उत्पाद विधि और उसके अंतर्गत मूल्यवर्धित विधि के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। सेकंड देखते हैं हम लोग आय विधि, और आय विधि के अंतर्गत हम लोग जो है इसको हम लोग साधन व्यय भी कहते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साधन व्यय यानी कि किसी का जो है साधन व्यय किसी के लिए साधन आय हो जाएगा, ये भी हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं। फैक्टर पेमेंट किसी का फैक्टर इनकम कहलाएगा, ये भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जो आपका साधन आय है यानी कि जो आपका फैक्टर इनकम है, इसको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब इसके अलग अलग भाग होते हैं। जैसे कि पहला भाग हो जाएगा आपका कर्मचारी क्षतिपूर्ति, हम है ना, कर्मचारी क्षतिपूर्ति। दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि जो है संचालन अधिशेष। और तीसरा हो जाता है आपका मिश्रित आय, ये सभी के बारे में। मिश्रित आय में जैसे देखिए कि एग्जांपल के लिए कोचिंग का मालिक है विशाल सर, तो विशाल सर को मिला पैसा, तो वो मजदूरी देंगे, ब्याज देंगे, लाभ देंगे, सब उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये मिश्रित आय हो गया।
अगर हम लोग देखेंगे तो आपका कर्मचारी क्षतिपूर्ति की बात करें यानी कि एम्प्लॉय कंपनसेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत मजदूरी, सैलरी, सामाजिक सुरक्षा में किया गया व्यय, जैसे कि आपका पीएफ हो गया, रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पेंशन, इन सभी को शामिल किया जाता है कर्मचारी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत। तो आय विधि, पहला उत्पादन विधि को दो तरह से निकालते हैं, एक आपका अंतिम उत्पाद विधि, एक आपका मूल्यवर्धित विधि। उसी तरह आ जाता है आपका आय विधि। आय विधि के बारे में हम लोग जानते हैं, आय विधि को डिटेल से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसी में जो है वो साधन आय के बारे में पढ़ते हैं। और साधन आय के भाग होते हैं 3 ठो, एक आपका जो है एम्प्लॉय कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और आपका है मिक्स इनकम यानी कि मिश्रित आय। यहाँ तक जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसी में पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, वो है आपका कि आय विधि के अंतर्गत होने वाले राष्ट्रीय आय की गणना में किस किस को शामिल नहीं किया जाता है, उसका लिस्ट देखना है। जैसे कि आपका जो आय विधि जब हम लोग काउंटिंग करते हैं उसमें हस्तांतरित आय को यानी कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट को शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है गैर कानूनी क्रियाकलापों से उत्पन्न पैसा को शामिल नहीं करते हैं, काला धन को नहीं करते हैं, ब्रोकन यानी दलाली पैसा नहीं शामिल करते हैं, लॉटरी से प्राप्त पैसा को शामिल नहीं करते हैं, स्वयं के उपभोग के लिए गुड्स एंड सर्विसेज से प्राप्त होने वाला आय को भी इसमें हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो ये सभी जो क्या किनको किनको शामिल किया जाता है आय विधि के अंतर्गत, किनको नहीं शामिल किया जाता, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका आय विधि के बारे में जानकारी। आय विधि के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो 22 नंबर टॉपिक पढ़ते हैं, वो है आपका व्यय विधि। तो पहला आपका उत्पादन विधि, फिर आपका आय विधि, फिर हम लोग जानते हैं व्यय विधि के बारे में। व्यय विधि को ही उपभोग विधि कहा जाता है और इसी को ही जो है वो निवेश विधि भी कहा जाता है। और निवेश विधि इसी को हम लोग जो है कुल अंतिम व्यय भी कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, तो उसको भी उसी को ही हम लोग जो है वो कुल अंतिम व्यय भी कहते हैं। इसके बारे में इसका व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो आपका कुल अंतिम व्यय है, तो कुल अंतिम व्यय के जो है वो कितने घटक होते हैं, तो आपके 4 घटक होते हैं। कहने का अर्थ है कि कुल अंतिम व्यय के 4 घटक होते हैं जिसे निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। वो सूत्र क्या है, तो NI यानी कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू C प्लस G प्लस I और ब्रैकेट में X माइनस M यानी कि शुद्ध निर्यात यानी कि X से हो गया आपका एक्सपोर्ट और M से हो गया आपका इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो शुद्ध निर्यात हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि एक्सपोर्ट मतलब कितने भेज रहे हैं, इंपोर्ट मतलब कितने मंगा रहे हैं। तो X से एक्सपोर्ट और M से इंपोर्ट, इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध निर्यात है ना। और अगर C की बात करें तो C का अर्थ होता है आपका निजी, ये होता है निजी होता है या फिर अंतिम उपभोग होता है, मीन्स हम लोग जो उपभोग कर रहे हैं वो हम लोग C में शामिल करेंगे। G से आपका जो है वह सरकार का अंतिम उपभोग व्यय होता है। और I जो होता है वो आपका कुल निवेश होता है। और निवेश में आपका जो सरकार भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, फर्म हो सकता है, सभी लोग यहाँ पे निवेश करेंगे। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू C यानी कि निजी अंतिम उपभोग व्यय, उपभोग व्यय नहीं, निजी अंतिम उपयोग व्यय, जिसमें हम लोग जो कि हम लोग जो उपभोग कर रहे हैं वही आपका उपयोग व्यय, हम लोग उपयोग करने के लिए भैया उपभोग करने के लिए ना व्यय कर रहे हैं। तो निजी अंतिम उपयोग व्यय यानी कि हम लोग जो उपभोग कर रहे हैं वो, G मतलब सरकार का अंतिम उपभोग व्यय, और I मतलब कुल निवेश जो कि सरकार, फर्म, व्यक्ति सब करेगा। और X माइनस M यानी कि X से एक्सपोर्ट और M से इम्पोर्ट, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो अंतर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं शुद्ध निर्यात। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग की व्यय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन जो है कैसे होता है वो हम लोग जानते हैं कि व्यय विधि के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन 4 तरह से हम ये व्यय विधि के द्वारा जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो हम लोग ये फॉर्मूला के तहत करते हैं। इसी में हम लोग जो है वो C यानी कि निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसके बारे में पढ़ते हैं। X माइनस M यानी कि निर्यात माइनस आयात, यही जो होगा आपका शुद्ध निर्यात। उसके बाद G यानी कि सरकार के द्वारा अंतिम उपभोग व्यय। उसके बाद हम लोग जो है वो I यानी कि निवेश व्यय के बारे में जानते हैं, ठीक ना। इन सभी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फिर जो है वो आपका निवेश को भी हम लोग जो है वो 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। किसको, तो निवेश को जो है निवेश को हम लोग I यानी कि निवेश को जो है वो 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा है आपका इन्वेंट्री यानी कि इसको बोलते हैं स्टॉक। एक आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक आपका इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, ठीक है। और X माइनस M क्या होता है, तो शुद्ध निर्यात हो जाएगा। शुद्ध निर्यात यानी कि आयात, निर्यात माइनस आयात, तो शुद्ध निर्यात। यहाँ तक आपको पता हो जाना चाहिए, यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग डिटेल से 1-2 पेज में करके पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जो है 23 नंबर टॉपिक पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय के अन्य घटक। राष्ट्रीय आय के अगर अन्य घटकों की बात करें तो पहला घटक हो जाएगा आपका PCI यानी कि पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा PCI को आर्थिक विकास का भी संकेतक माना जाता है, यानी कि आपका आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी हम लोग PCI के द्वारा यानी कि पर कैपिटा इनकम के द्वारा इसको जो है हम लोग मापते हैं, ठीक ना। यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर GDP और जो आर्थिक कल्याण है इसके बारे में पढ़ते हैं कि GDP जो है उससे हम लोगों का आर्थिक कल्याण कैसे होता है, और इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए,
ठीक ना। ये सब जो है एक एक पेज का सब कुछ है, इसलिए आपको इसको डिटेल से पढ़ना ही होगा। 24 नंबर जो है पॉइंट आपका टॉपिक आता है, 24 नंबर पॉइंट कि वो है कि जीडीपी और जीबीए में क्या अंतर है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीबीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड या एडिशन, इसमें क्या संबंध है, इनके बारे में हम लोगों को जानना होता है। 25 नंबर जो पॉइंट वो लास्ट है, ये अभी हम लोग खुद से इसको चैट जीपीटी या गूगल करके इसको या फिर सर के नोट से इसको अपडेट करना होगा जब भी एग्जाम होगा तब, कि नेशनल इनकम से संबंधित जो भी ग्राफ और जो है लेटेस्ट डाटा ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको आप जो है इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से नेशनल इनकम वाला ये डाटा को यहाँ पे कंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है हम लोग नेशनल इनकम को यहाँ पे टोटल 30 मिनट में इसको समझने का प्रयास किए हैं कि नेशनल इनकम में जो है वो टोटल ये आपका 25 गो पॉइंट बनता है और 25 गो पॉइंट में ही आपको नेशनल इनकम को कंप्लीट करना है, ठीक ना। तो देखिएगा पूरा नोट्स जो है ये आपका लगभग 40 से 45 पेज का है। 45 पेज का पूरा नोट्स आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके सबको आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय के घटक से यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 12 नंबर से लेकर 35 नंबर तक पूरा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात 1 से लेकर 11 नंबर पॉइंट तक जो है वो आपका ये वाला पूरा जो है वो बेसिक बातें हैं। यहाँ पे एटलीस्ट आपको केवल एक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक बातें ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बात यहाँ 12 से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका एकदम पूरा बाय हार्ट एकदम पूरा एकदम याद होना चाहिए यहाँ से लेकर, ठीक ना। तो 12 नंबर से लेकर ये जो है आपका 12 नंबर से लेकर यहाँ तक पूरा जो है आपको याद होना चाहिए। 12 नंबर से लेकर ये आपका 24-25 नंबर तक, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक पे आपको कोई भी अब दिक्कत नहीं होगा। आप बस आप क्या कीजिएगा, बार बार इस टॉपिक को मतलब इसको वीडियो को देखते रहिएगा, तो नेशनल इनकम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको तुरंत आधा घंटा में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।